गुड मॉर्निंग। केपी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम होम साइंस के अंदर द्वितीय प्रश्न पत्र जो हमारा है उसमें हम 11th चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है नवजात शिशु की देखभाल। अब नवजात शिशु की देखभाल तो सबसे पहले ये जानना जरूरी हो जाता है कि नवजात शिशु होता क्या है। अब नवजात शिशु उस शिशु को कहा जाता है जो कि गर्भस्थ शिशु जब माँ के शरीर से जन्म लेता है या माँ के शरीर से बाहर आने के बाद जो शिशु है उस शिशु को नवजात शिशु कहा जाता है। उसको नियोनेट जो है लैटिन भाषा का एक जो शब्द है। अब अगर देखा जाए तो नवजात जो शिशु हैं इसे नियोनेट भी कह सकते हैं। नियोनेट एक लैटिन भाषा का शब्द है ये जो लैटिन भाषा का जो शब्द है जो कि नियोज से बना है। अब इसका अर्थ अगर देखा जाए तो ये जो लैटिन भाषा का जो शब्द है यानी कि नियोज इससे बना है। अब इस नियोज शब्द का जो अर्थ है उसका मतलब होता है कि नया, यानी कि वह शिशु जो नया नया अभी दुनिया में आया है, यानी कि जिसने माँ के गर्भ से जन्म लेकर अभी नई दुनिया के अंदर उसने प्रवेश किया है, उस शिशु को नवजात शिशु कहा जा सकता है। जन्म से आधा घंटे की आयु तक के बालक को पार्ट्यूनेट कहा जाता है। इस अवस्था में बच्चे की जो नाल को काटकर माता के शरीर से अलग कर दिया जाता है। हमने पहले पढ़ा था, जब गर्भावस्था पढ़ी थी तो उसमें ये पढ़ा था कि जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो वो माँ के गर्भ में अपरा के माध्यम से जुड़ा रहता है। जैसे ही उसका जन्म होता है, जब वो माँ के गर्भ से बाहर आता है तो यही अपरा अभी भी शिशु के नाभि नाल से जुड़ी रहती है। इस अपरा को काट के शिशु के नाभि नाल से अलग कर दिया जाता है, जिसमें शिशु के नाभि नाल से कुछ हिस्सा जो होता है अपरा का जुड़ा रहता है, जिसको पिन लगाकर बंद कर दिया जाता है। अब वो जो शिशु है उसको नियोनेट के स्थान पे नवजात शिशु भी हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि जो नवजात शिशु है उसका मतलब है कि अभी जो बच्चा है वो 10 दिन तक बच्चे को नवजात शिशु के नाम से पुकारा जा सकता है, क्योंकि जो बच्चा है वो बाहरी एनवायरनमेंट के साथ में एडजस्टमेंट करने में कुछ समय लगाता है, क्योंकि बच्चा नई दुनिया में प्रवेश किया है जो कि अभी पूर्ण रूप से सभी पर डिपेंड रहता है। खासकर अगर देखा जाए तो वो अपने सभी कार्यों के लिए अपनी माँ पर निर्भर रहता है। उसके जो सभी कार्य हैं, जैसे उसकी भूख लगना, वो अगर गंदा हो गया है, जैसे कि उसका डायपर वगैरह गंदा हो गया है, बच्चे ने गीला हो गया है, मल मूत्र त्याग दिया है, तो इन सभी कार्यों के लिए उसको स्वयं तो वो कर नहीं सकता है। यानी कि यूँ कहा जा सकता है कि बच्चा पूर्ण रूप से माँ पर निर्भर करता है। अब अगर नवजात की विशेषताएं देखी जाए तो नवजात शिशु कैसा होता है, तो नवजात शिशु अत्यंत ही कोमल होता है। हम सभी ने देखा होगा कि जब बच्चा जन्म लेता है तो बहुत ही छोटा, जिसमें उसका जो शरीर देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा कोमल होता है, और जो उसकी त्वचा होती है वो बहुत ही एकदम नाजुक सॉफ्ट रहती है, और उसका त्वचा का जो रंग है गुलाबीपन लिए हुए रहता है। और अगर ध्यानपूर्वक देखें तो उसकी त्वचा पर छोटे छोटे बारीक बारीक वाइट सी त्वचा निकलती हुई हमको दिखाई दे सकती है। अब इस समय बच्चे का जो हीमोग्लोबिन होता है रक्त में, उसका प्रतिशत 17 से 19 ग्राम प्रति 100 ml के करीब होता है। शिशु की जो नाड़ी गति है, यानी कि नाड़ी की जो क्रिया है, यानी कि नाड़ी दर है, वो 120 प्रति मिनट रहती है, और श्वास की गति जो है वो 35 से 50 प्रति मिनट तक रहती है। प्रारंभ में अगर देखा जाए तो बच्चा जो श्वास है उथली श्वास एवं नहीं दिखाई देने योग्य जो श्वास होती है वो लेता है। शिशु को जन्म के पश्चात श्वास लेना आवश्यक हो जाता है, जो कि धीरे धीरे स्वयं वो करना शुरू कर देता है। अब अगर यूँ कहा जाए कि बच्चा जन्म से पूर्व भी माँ के शरीर में श्वास लेने की प्रक्रिया से तो परिपूर्ण ही था, वो माँ के शरीर में भी श्वास लिया करता था, लेकिन जन्म होने के तुरंत बाद बच्चा वापस नए एनवायरनमेंट में आकर बाहरी वातावरण से श्वास लेने की प्रक्रिया चालू ही रहती है। उसके मस्तिष्क में ऑक्सीजन गैस के अभाव में बहुत क्षति हो सकती है, यानी कि तुरंत बच्चे को जन्म के बाद में अगर देखा जाए तो जब बच्चे का जन्म होता है, अगर बच्चा नहीं रोता है तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर के द्वारा उसको पीठ को थपथपाया जाता है। थपथपाने का कारण ये है कि बच्चा रोना शुरू कर देगा, और जब बच्चा पहली बार क्रंदन करेगा यानी कि रोएगा तो उसमें श्वसन की प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से चलेगी और स्टार्ट हो जाएगी।
जिससे बच्चा ऑक्सीजन गैस को ले सकेगा और उसका जो मस्तिष्क है वो स्वस्थ रहेगा। अगर उसकी श्वसन की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं होती है तो मस्तिष्क को स्वस्थ जो ऑक्सीजन की आवश्यकता है वो प्राप्त नहीं हो पाती है। अगर ऑक्सीजन ना मिले तो ऐसी स्थिति में बच्चे के लिए वो घातक हो सकता है। उसके अलावा शिशु के कई बार ऐसा भी हो सकता है मस्तिष्क की कोशिकाएं अगर सुचारू रूप से कार्य ना करे या डैमेज हो जाए तो ऐसी स्थिति में उसके शिशु के हाथ पैर मुड़े हुए हो सकते हैं, मुट्ठी कसकर बंधी रहती है बच्चा जब जन्म लेता है तो कठिनाई से भी खुलती हैं कई बार, या फिर छोड़ देने के पश्चात वो वापस बंद भी कर लेते हैं बच्चे। तीव्र गति से बच्चा स्तनपान करता है, यानी कि जब बच्चे को भूख लगती है तो बहुत ही तीव्रता से वो स्तनपान करता है। नवजात शिशु 24 घंटे में से अगर देखा जाए तो 18 से 20 घंटे की नींद पूरे दिन में लेता है। भूख, प्यास या दर्द या अन्य प्रकार का कोई कष्ट है जिसमें गीला होने पर वगैरह या मलमूत्र के त्याग होने पर बच्चा रोता है या नींद से उठ जाता है। जन्म के पश्चात अगर देखा जाए तो नवजात शिशु का शारीरिक तापमान गिर सकता है। ऐसी स्थिति में यूँ भी कहा जा सकता है कि जब बच्चा माँ के शरीर में था तब तो माँ के शरीर का जो तापमान था वो शिशु के लिए अनुकूल था, लेकिन जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ वो नए एनवायरनमेंट में आया, यानी कि नए वातावरण में आया, तो ऐसी स्थिति में जो बाहरी वातावरण है उसका तापमान शिशु के अनुकूल नहीं रहता है। तो ऐसी स्थिति में कई बार यूँ भी हो सकता है कि शिशु के शरीर का जो तापमान है गिर जाए और उसकी वजह से बच्चा कई बार बीमार भी हो सकता है। और बच्चे को इन तापक्रम को बनाए रखने के लिए हम देख सकते हैं कि जब बच्चे का जन्म होता है तो उसको काफ़ी गर्म वस्त्रों में ढककर और उन्हीं कपड़ों में या फिर चादर में या किसी में लपेट कर रखा जाता है ताकि जो उसके शरीर का तापमान है वो हमेशा बना रहे। उसके बाद आ जाते हैं कि बच्चा जो जन्म लेता है तो उसके बाद में उसको कई बार शिशु को कृत्रिम पोषण की आवश्यकता होती है। कृत्रिम पोषण का मतलब होता है शिशु के लिए, वैसे तो देखा जाए तो पोषण के लिए माँ का दूध बहुत ही अमूल्य होता है, या यूँ कहा जा सकता है कि माँ का जो दूध है बच्चे के लिए पोषण से भरपूर होता है। जो जितने भी तत्व बच्चे को चाहिए होते हैं वो सारे पोषक तत्व माँ के दूध से उस बच्चे को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है कि माँ बच्चे को दूध पिलाने की स्थिति में नहीं है या दूध नहीं मिल पाता है बच्चे को, माँ किसी संक्रमित रोग से ग्रसित हो सकती है, तो ऐसी स्थिति में माँ को दूध पिलाने से रोक दिया जा सकता है। या शिशु माँ के शरीर से दूध पीने में सक्षम ना हो तो ऐसी स्थिति में बच्चे को कई बार फॉर्मूला दूध दिया जा सकता है। अब उस फॉर्मूला दूध को देखें तो वो दूध होता है माँ के दूध के अतिरिक्त बच्चे को किसी भी स्थान पर जो दूध दिया जाता है जो शिशु के पोषण के लिए आवश्यक हो, उस दूध को फॉर्मूला दूध कहा जाता है। यानी कि फॉर्मूला दूध का मतलब होता है माँ के दूध के अलावा कोई अन्य दूध देना, उसको कहा जाता है फॉर्मूला दूध। क्योंकि जब बच्चा माँ के शरीर से दूध ग्रहण नहीं कर पाता है या दूध नहीं दिया जा सकता है तो ऐसी स्थिति में उन बच्चों को फॉर्मूला दूध दिया जा सकता है। पोषण व पाचन की दृष्टि से गाय का दूध जो होता है शिशु के लिए उत्तम होता है, परंतु कई बार जैसे गाय का ताज़ा दूध उपलब्ध नहीं हो पाता है या सब जगह नहीं मिल पाता है तो ऐसी स्थिति में बच्चे को भैंस या बकरी का दूध भी दिया जा सकता है। भैंस के दूध में अगर देखा जाए तो वसा की मात्रा अधिक रहती है, तो इसलिए उस दूध में कई बार थोड़ी अगर देखा जाए गाय की अपेक्षा उसमें वसा की मात्रा अधिक है, तो बच्चे को दूध पिलाने से पहले उस दूध को पतला करके पिलाना चाहिए ताकि बच्चा आसानी से पचा सके। या पाचन के दौरान कई बार बच्चे में वो पचने पर दही बन जाता है और आसानी से नहीं पचता है तो वो शिशु के लिए थोड़ा पेट दर्द वगैरह की समस्या भी कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में बच्चे को पतला करके दूध पिलाया जा सकता है। फिर आता है बच्चे को फॉर्मूला दूध कैसे तैयार किया जा सकता है, कैसे पिलाया जा सकता है। तो फॉर्मूला दूध तैयार करने के लिए सबसे पहले तो दूध जो है साफ़ होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए और जीवाणु से रहित होना चाहिए। दूसरा, दूध जो है फॉर्मूला तैयार करते समय ये ध्यान रखना जरूरी है कि उसमें शिशु का वज़न, शक्ति और ऊष्मा जो है उसकी आवश्यकता की पूर्ति होनी चाहिए। यानी कि जो बच्चे को ऊपरी दूध दिया जा रहा है तो उसमें यह ध्यान जरूर रखना चाहिए कि निरंतर रूप से बच्चे का वज़न में वृद्धि हो। कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चे को लगातार दूध तो दिया जा रहा है लेकिन उसके वज़न में किसी भी प्रकार की कोई भी वृद्धि नहीं होती है।
तो ऐसी स्थिति में ये सभी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। दूध जो दिया जा रहा है वो बच्चे के लिए सुपाच्य होना चाहिए, यानी कि आसानी से पचाया जा सकता है। फॉर्मूला दूध अब कैसे तैयार करना है तो उसके बारे में अगर देखें तो फॉर्मूला दूध तैयार करने के लिए गाय या भैंस के दूध से दूध का पाउडर तैयार किया जा सकता है, और उस तैयार जो पाउडर को है उबलते पानी में दूध के पाउडर को घोला जा सकता है, और उसमें अगर आवश्यकता के अनुसार किसी चीनी वगैरह की आवश्यकता है तो उसमें कुछ मात्रा में मिलाई जा सकती है। और उसके पश्चात उस दूध को बहुत अधिक पतला या अधिक गाढ़ा नहीं बनाना है, मीडियम बना के बच्चे को दिया जा सकता है। कई बार ये जो दूध पाउडर है बच्चों के लिए पाउडर जो है वो पैकेट के रूप में मार्केट में भी उपलब्ध रहते हैं, अब हम उनका भी प्रयोग कर सकते हैं। तो उनको बनाते समय ये ध्यान जरूर रखना चाहिए कि पैकेट पहले से खुला ना हो, या फिर कैसे भी पैकेट जो है साफ़ सुथरे हाथों से खोलकर फिर उसको यूज़ में लेना चाहिए। और जिन बर्तनों में दूध बनाया जा रहा है वो बर्तन भी साफ़ सुथरे एकदम स्वच्छ होने चाहिए। उसके अलावा जब दूध बनाया जाए तो गर्म पानी के अंदर उसको घोल के बनाया जा सकता है, और थोड़ा ज़्यादा पतला भी नहीं और ज़्यादा गाढ़ा भी ना बनाया जाए, क्योंकि गाढ़ा बनाए जाने पर शिशु के द्वारा उसको निगलने में समस्या हो सकती है और पचाने में भी समस्या हो सकती है। इसलिए उसको थोड़ा पतला, ज़्यादा पतला ना करके थोड़ा मीडियम बनाया जा सकता है और गुनगुना करके बच्चे को पिलाया जा सकता है। फिर आता है कई बार बच्चे को जैसे बॉटल से दूध पिलाने की स्थिति में कैसे पिलाना है, बॉटल की साफ़ सफाई कैसे रखनी है। तो सबसे पहले दूध पिलाने से पूर्व अगर देखा जाए तो जो बॉटल है उस बॉटल को विष संक्रमित करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। विष संक्रमित करने का मतलब ये है कि जैसे बॉटल में किसी भी प्रकार का कोई जीवाणु बैक्टीरिया ना रहे, या पहले से उसमें कोई गंदगी लगी हुई ना रहे, जैसे दूध लगा हुआ, पहले का दूध ना लगा हुआ रहे, या कोई मलाई वगैरह ना लगी रहे, क्योंकि ऐसी स्थिति में वो जो बच्चा दूध पिएगा तो उस दूध में वो संक्रमण जो है बच्चे के शरीर तक पहुंच सकता है और बच्चे को और अधिक विषाक्तता उसके शरीर में उत्पन्न कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में हमेशा जो बॉटल है उसको धोकर ही काम में लिया जाना चाहिए, और हमेशा बच्चे की जो बॉटल है धोने से पूर्व उसको साफ साबुन से, सर्फ के घोल से धोई जा सकती है। उसके पश्चात उसको गुनगुने पानी में थोड़ा सा डालना चाहिए, और निप्पल को हमेशा गुनगुने पानी से साफ़ करना चाहिए। ज़्यादा गर्म पानी से निप्पल को साफ़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि निप्पल के ख़राब होने का डर भी रहता है या लूज़ हो जाती है वो। उसके अलावा बॉटल में गर्म पानी डाल के उसको अच्छे से साफ़ किया जा सकता है, जिससे कि सारी तरह की जो चिकनाहट है, गंदगी है, वो आसानी से निकल जाए। उसके पश्चात उस बॉटल को साफ़ करके सुखाकर उसमें दूध को छान के डाला जा सकता है और बच्चे को बॉटल के माध्यम से दूध पिलाया जा सकता है। कई बार जो छोटे बॉटल की मुंह की जो बॉटल होती है उसका उपयोग दूध पिलाने हेतु नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें साफ़ सफाई व स्वच्छ रखना कठिन हो जाता है। यानी कि जो भी बॉटल ली जा रही है उसका मुख इतना बड़ा होना चाहिए कि आसानी से खोला जा सके और उसमें ब्रश वगैरह है वो आसानी से घुमाकर उसकी साफ़ सफाई की जा सके। निप्पल को हमेशा खूब अच्छी तरह से साफ़ करना चाहिए, क्योंकि निप्पल ही ऐसा स्थान होता है जिसमें बहुत बार गंदगी रह जाती है, संक्रमण रह जाता है या बैक्टीरिया रह जाते हैं। तो वो बैक्टीरिया शिशु के दूध वापस पीने पर उसमें दूध के माध्यम से उसके शरीर में प्रवेश कर सकते हैं और एक शिशु को कई तरह की बीमारियों से ग्रसित भी कर सकते हैं। अब बैक्टीरिया के जैसे शिशु के शरीर में प्रवेश हो गया तो ऐसी स्थिति में बच्चे में दस्त है, उल्टी वगैरह है, इनकी समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो इन सभी का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। दूध पिलाने के बाद में तुरंत बाद निप्पल को धो लेना चाहिए, अंदर बाहर दोनों ओर से, जैसे नमक है या सर्फ से रगड़कर ब्रश की सहायता से उसको अच्छे से साफ़ किया जा सकता है। निप्पल को कभी भी खौलते पानी में नहीं डालना है, हल्के गुनगुने पानी की सहायता से उसको साफ़ किया जा सकता है। निप्पल को हमेशा चौड़े मुंह की जो बॉटल होती है, जार है या प्लेट है, उनके अंदर रखकर वापस ढक्कन के माध्यम से लगाकर उसको बंद करके रखना चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ परिवार के लोगों में बॉटल से दूध पिलाया, बॉटल को रख दिया जाता है खुली तौर पे, और ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है कि बॉटल पर कई बार धूल कण है, गंदगी है, तो उसमें बैक्टीरिया वगैरह उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं और वही बैक्टीरिया अगर वापस साफ़ सफाई ना की जाए, उसमें दूसरा दूध डाल के बच्चे को पिला दिया जाए
तो ऐसी स्थिति में उस बच्चे के लिए थोड़ा घातक भी हो सकता है, संक्रमण उत्पन्न करने वाला हो सकता है। तो इसलिए हमेशा बॉटल को साफ़ सुथरा रखना चाहिए, धोना चाहिए, और निप्पल वगैरह जो है उसको कटोरी में किसी में ढक कर आसानी से रखना चाहिए। बॉटल को भी साफ़ सुथरा करके ढक कर रखना चाहिए ताकि दूध पिलाने के समय जब उसकी आवश्यकता हो तो वो हमको सुविधापूर्वक मिल सके। फिर आता है बॉटल से दूध पिलाने की विधि, यानी कि किस प्रकार से बच्चे को बॉटल से दूध पिलाया जा सकता है। तो बॉटल से दूध पिलाने समय माता को बच्चे को हमेशा प्रेम जो है, वात्सल्य है या प्रसन्नतापूर्वक प्रसन्नचित होकर शिशु को अपनी गोदी में लेना चाहिए, प्यार करना चाहिए बच्चे को। उसके बाद में उस शिशु को संतोष जब प्राप्त हो जाता है, बच्चा खुश हो जाता है, तो उसके बाद में बच्चे को दूध को है बॉटल जो है उसके माध्यम से उसको दूध पिलाना चाहिए। क्योंकि जब तक बच्चे को विश्वास ना होगा वो खुशी उससे दूध नहीं पी पाएगा। इसलिए हमेशा जो एक शिशु है उसको गोद में लेना चाहिए, उसको खुश करना चाहिए। खुश करने के लिए अगर देखा जाए तो बच्चे को सर पे हाथ घुमाया जा सकता है, उसके अंगुलियों को सहलाया जा सकता है, बच्चे को और प्यार करके हाथ पैर पे हाथ घुमा के उसको थोड़ा संतुष्टि वाली स्थिति में लाया जा सकता है। उसके बाद में बॉटल को पकड़े रहना चाहिए जिससे कि शिशु की जो बॉटल की जो निप्पल है वो उसमें दूध हमेशा प्रवाहित होता रहे और बच्चे के मुख में उस निप्पल को सही प्रकार से रखना चाहिए। अब निप्पल की स्थिति ऐसी रखनी चाहिए कि बच्चे का मुख पूरा बंद हो और ढंग से वो उस निप्पल को मुंह में ले, ताकि बच्चे को दूध अधिक मुंह में ना प्रवेश करे और बच्चा उस दूध को ना बार बार निकाल दे मुंह से। तो इन सभी चीज़ों को हमको ध्यान रखना चाहिए। उसके अलावा बॉटल को थोड़ा तिरछा पकड़ के रखना चाहिए ताकि जो दूध है उसका जो प्रवेश है बच्चे के मुंह में आसानी से हो सके और बच्चे को किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी ना हो। दूध पिलाने के बाद में शिशु के पेट में कई बार ऐसा भी हो जाता है कि दूध पीने के साथ साथ उसके मुख में वायु प्रवेश कर जाती है और वो वायु जो है मुख के माध्यम से उसके पेट में पहुंच जाती हैं, तो पेट के फूलने की समस्या भी रह सकती है। तो कई बार यूँ हो जाता है पेट फूल जाता है पर समझ में नहीं आता है और बच्चा रोने लग जाता है। तो ऐसी स्थिति में बच्चे को दूध पिलाने के तुरंत बाद बच्चे को कमर पे लिटाना चाहिए, हमारे जैसे कंधे पे लिटाकर उसके कमर में हल्के हाथ घुमाया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में जब बच्चे का पेट पे थोड़ा सा दबाव आता है तो बच्चे को डकार आसानी से आती है और ऐसी स्थिति में उसको कोई भी समस्या नहीं रहती है और उसी डकार के माध्यम से बच्चा जो अपने पेट के अंदर अतिरिक्त वायु है उस वायु को बाहर निकाल देता है, जिससे कि बच्चे को पेट फूलने और पेट दर्द की समस्या नहीं रहे। तो जब भी बॉटल से दूध पिलाया जाए तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है ताकि बच्चे को कोई दूसरी समस्या ना रहे। फिर आता है कृत्रिम दूध पिलाना। अब कृत्रिम दूध का मतलब होता है कि माँ के दूध के अलावा कोई जो दूध पिलाया जाता है। हमने पहले पढ़ा फॉर्मूला दूध, अब दूसरा जो है वो है कृत्रिम दूध। कृत्रिम दूध भी फॉर्मूला दूध के समान ही है, जिसमें वही चीज़ है कि माँ के दूध के अतिरिक्त बच्चे को कोई अन्य प्रकार का दूध पिलाना, गाय, भैंस, बकरी या फिर पाउडर दूध देना, ये भी कृत्रिम दूध ही होता है। गाय के दूध को अगर देखा जाए तो परिष्कृत करके उसे माँ के दूध के समान बनाकर पिलाया जा सकता है। परिष्कृत दूध में कम प्रोटीन, विलेय पदार्थ होना चाहिए ताकि उसमें पचाने में शिशु को कोई भी कठिनाई ना हो, बच्चा आसानी से पचा सके। और जो गाय का दूध होता है वो हमेशा ये कहा जाता है गाय का दूध बच्चे के लिए अच्छा पोषण वाला दूध है, क्योंकि गाय का दूध जो है वो भी माँ के दूध के समान ही पौष्टिकता लिए हुए होता है, सुपाच्य होता है और बच्चे के लिए भरपूर पोषण उसमें मिल जाता है। यानी कि यूँ कहा जाए कि उसमें कम वसा रहती है और बच्चा उसको आसानी से पचा सकता है। तो माँ के दूध के अतिरिक्त अगर कोई भी दूध बच्चे को दिया जाए तो उसमें सबसे पहला जो दिया जाने वाला दूध है तो वो होता है गाय का दूध। अगर गाय का दूध कई बार ऐसा होता है सभी जगह पर उपलब्ध नहीं हो पाता है या नहीं मिल पाता है, तो ऐसी स्थिति में एक बच्चे को दूध जो है वो भैंस का या फिर बकरी का दिया जा सकता है। अब भैंस का दूध थोड़ा गाढ़ा होता है, वसा युक्त होता है, तो ऐसी स्थिति में उसको पचाने में बच्चे को समस्या रह सकती है। तो उसको थोड़ा पतला करके बच्चे को दिया जा सकता है ताकि बच्चा जो है उसको आसानी से पचा सके। और अगर आवश्यकता है तो हम उस दूध में ऊपर से शक्कर वगैरह भी मिलाकर बच्चे को दे सकते हैं।
अब आता है कि बच्चे को दूध कब पिलाए। तो दूध कब पिलाना है, तो सबसे पहला तो बच्चा जब भी भूखा होता है तो वो ऑटोमेटिक रोने लगता है, या यूँ कहा जाए कि भूख से तुरंत बच्चा रोना शुरू कर देता है। तो जब भी बच्चे की खुद की मांग हो तब उसको दूध पिलाया जा सकता है। कई बार ऐसा होता है कि बार बार बच्चे को दूध पिलाने से बच्चा पहला दूध भी नहीं पचा पाता है, तो वो दूध नहीं पीता है, या बार बार दूध को जो है वो उलट के मुंह से निकाल देता है। तो ऐसी स्थिति में बच्चे की मांग होने पर ही बच्चे को दूध पिलाना चाहिए, या प्रत्येक 4 घंटे के अंतराल पर बच्चे को दूध पिलाया जाना चाहिए, तभी वो बच्चा जो है बिल्कुल स्वस्थ रह सकता है। अगर शिशु को तब भी दूध पिलाया जा सकता है जब वो भूखा हो और उसके पोषण की स्वयं की मांग हो, यानी कि जब बच्चा भूखा होता है तो स्वयं मांग करता है, रोने लग जाता है, तो ऐसी स्थिति में भी बच्चे को दूध पिलाया जा सकता है। अगर बच्चे को सामान्य रूप से दूध पिलाना है तो दूध पिलाने के जो सामान्य अगर देखा जाए तो समय के हिसाब से प्रातः के समय 6 बजे बच्चे को दूध पिलाया जा सकता है, उसके बाद वापस 4 घंटे के अंतराल पर 10 बजे, फिर आता है 2 बजे, फिर शाम के वापस 6 बजे और रात्रि के 10 बजे। तो इस तरीके से बच्चे को दूध पिलाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त भी अगर बच्चा कई बार बीच में रोने लगता है, भूखा हो जाता है, तो उस स्थिति में भी बच्चे को दूध पिलाया जा सकता है, क्योंकि बच्चा दूध पीने के कई बार बार उसको जैसे मल त्यागने या मूत्र त्यागने करता है, तो उसकी वजह से भी भूखा हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में भी बच्चे को जब बच्चे की मांग हो तब भी उसको दूध पिलाया जा सकता है। दूसरे माह से शिशु को रात्रि में कई बार 2 बजे उठाकर दूध नहीं पिलाना चाहिए, क्योंकि केवल 5 बार ही बच्चे को दूध पिलाया जा सकता है। जैसे जैसे शिशु की उम्र बढ़ती जाती है, दूध पिलाने के जो अंतराल हैं उसको और बढ़ा देना चाहिए, यानी कि 4 घंटे से 5 घंटे, 5 से 6 घंटे, इस तरीके से अंतराल को बढ़ाया जा सकता है। और धीरे धीरे जो रात्रि में बच्चे की दूध पीने की मांग है उसको कम किया जा सकता है। और उस वक्त जब बच्चा सो जाता है तब उसको नींद में उठा के बार बार दूध नहीं पिलाना चाहिए, क्योंकि बार बार बच्चे को उठा के दूध पिलाया जाएगा तो उसकी भी नींद खराब होगी और माँ को भी नींद खराब करनी पड़ सकती है। इसलिए जब भी बच्चे की मांग हो तब उसकी दूध की जो मांग है पूरी की जा सकती है। या उसके अलावा जब माँ स्वयं कभी बच्चा जग रहा है, बच्चा रो रहा है, तो उसको दूध पिलाया जा सकता है। शिशु को गाय के दूध में पानी व शक्कर मिलाकर उसे माता के दूध के अनुरूप बनाकर पिलाया जा सकता है, परंतु इस मिश्रण में कभी भी दूध, पानी और शक्कर का अनुपात बच्चे की आयु के बढ़ने के साथ साथ परिवर्तित करना जरूरी होता है, क्योंकि जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ेगी उसमें जो पानी पहले ज़्यादा मिलाया जा रहा था पतला करने के लिए ताकि बच्चा आसानी से पचा सके, वो पानी की मांग कम हो जाएगी, दूध की मांग बढ़ जाएगी। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान रखते हुए परिवर्तन लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये अभी तक हमने जो पढ़ा उसमें ये है कि बच्चे को कैसे दूध पिलाना चाहिए, क्यों पिलाना चाहिए, किस तरीके से पढ़ाना चाहिए, ऊपरी दूध क्या होता है। ऊपरी दूध को हम फार्मूला दूध, कृत्रिम दूध या ऊपरी दूध भी कह सकते हैं इनको। या फिर इसके अलावा बच्चे को और जो शैशवावस्था में कई रोग हो जाते हैं उनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो वो रोग होने का कारण भी अगर देखा जाए तो जो ऊपरी पोषण उसको दिया जा रहा है उनमें किसी तरह की कोई कमी रह जाने पर या फिर उसमें किसी तरह की साफ सफाई में कमी हो जाने पर हो सकता है। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए हमको सही प्रकार से बच्चे को दूध देना चाहिए। तो कई बार जैसे कि देख रेख में कमी आने पर जो बच्चे में रोग हो जाते हैं तो उनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। सबसे पहला होता है जो बच्चे में होने वाले शैशवावस्था के जो रोग हैं। तो शैशवावस्था के जो सबसे पहला रोग है वो है अतिसार। पहला आ जाता है अतिसार। अतिसार का मतलब होता है दस्त, यानी कि जिसको लूज मोशन भी हम कह सकते हैं। शैशवावस्था में अतिसार होना एक सामान्य सी बात है, क्योंकि जीवन के जो प्रथम माह हैं उनमें शिशु के दिन में 2-3 बार मलमूत्र त्याग तो करता ही है। इसके बाद जैसे महीने में जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है, उम्र बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उसकी जो मल त्याग की जो मात्रा है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। 3 से 4 से 2 बार, 1 बार, ऐसी स्थिति में बच्चा आ जाता है धीरे धीरे। और लास्ट जब कई बार ऐसा हो जाता है कि बच्चा 1 बार ही दिन में मल त्याग करता है तो वो उसके मल त्यागने की आदत बन जाती है।
का प्रारंभ में जब जन्म के पश्चात 3 से 4 दिन तक मेकोनियम नवविष्टा का त्याग बच्चा हमेशा करता है। इसका रंग थोड़ा हरा होता है, यह चिपचिपा गर्म रहता है और दुर्गंध से युक्त होता है, यानी कि दुर्गंध उसमें बहुत अधिक हो सकती है। तो वो थोड़े अलग तरीके का बच्चा चिपचिपा सा गोंद वाला जैसे वैसा मल त्याग करता है। तो उसके बाद में बच्चा मल हरे पीले रंग का करने लग जाता है, अर्ध ठोस होता है, यानी कि जिसको कहा जा सकता है कि ज़्यादा कठोर भी ना हो, ज़्यादा पानी जैसा भी ना हो, अर्ध ठोस रूप में बच्चा मल त्याग करता है। गाय के दूध पीने से बच्चे के जो मल त्याग है उसमें कुछ गाढ़ा और हल्के रंग का जो एवं पतला हो जाता है, यानी कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है और ऊपरी दूध यानी गाय का दूध पीना शुरू करता है, तो ऐसी स्थिति में बच्चे का जो मल का रंग है वो और बदल जाता है, यानी कि गाढ़ा हो जाता है और थोड़ा हल्का पीला हो जाता है और कठोर भी हो जाता है। यदि शिशु हरे रंग का मल त्याग करता है तो अक्सर टूटा फूटा हो सकता है वो, और तो वह बच्चे की स्वस्थ रहने की जो निशानी है। अगर बच्चे की भूख में कमी ना हो, वज़न में वृद्धि हो रही है, बच्चे को नींद आती हो, माँ के चिंता करने की आवश्यकता ना हो, और परंतु कई बार बच्चे को ऐसी स्थिति में हरा पीला झागदार स्थिति में भी बच्चा अगर पतला खट्टी दुर्गंध युक्त मल त्याग करता है तो ऐसा मल अधिक शक्कर देने के कारण हो सकता है। इससे दुखते नितंब हो जाते हैं, यानी कि बच्चे को जो मल त्यागने पर उसको बार बार दर्द भी रहता है। तो इनके लिए बच्चे को ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, उसको अधिक मात्रा में शक्कर वगैरह नहीं दी जानी चाहिए। उसके अलावा शिशु का हरा पीला यानी कि पतला मल को जो प्राय सफ़ेद थक्के के समान आता हो तो अत्यधिक पोषण देने के कारण भी हो सकता है, यानी कि यूँ कहा जाए कि बार बार बच्चे को खिलाने पिलाने की वजह से भी वो हो सकता है। इसमें भी शिशु को दुखते नितंब हो जाते हैं। अगर बच्चे को मल हरा चिकना गाढ़ा व कड़े थक्के के समान होता है तो अत्यधिक प्रोटीन के ग्रहण करने से भी बच्चे में हो सकता है। ऐसे में बच्चे को पेट में दर्द ऐंठन वगैरह होने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और बच्चे में संक्रमण के कारण भी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। कई बार बच्चे में गुदादार लाल हो जाती है, मल त्यागते समय बच्चे के पेट में पीड़ा होती है, शिशु उसकी वजह से रो भी सकता है, या यूँ कहा जाए कि इस ऐसी स्थिति में बच्चे को एक चिकित्सक के पास ले जाना चाहिए और तुरंत जो इलाज है वो लिया जा सकता है। अतिसार अगर देखा जाए तो अतिसार का मतलब होता है निरंतर रूप से बच्चे के मल त्याग में जो है वो धीरे धीरे वृद्धि होती जाती है, यानी कि बच्चा दिन में 4 से 5 बार 6 बार मल त्याग करता है। ये जो मल होता है पतला होता है, दुर्गंध युक्त होता है और पानी के समान भी हो सकता है। तो इसका जो कारण है वो हो सकता है स्वच्छता में कमी आना, क्योंकि कई बार बच्चे खेलते समय या खिलौनों को वगैरह को मुंह में डाल देते हैं, फर्श पे चलते समय अपने जो अंगुलियां वगैरह है वो मिट्टी में वगैरह हो जाती हैं और वो गंदे हाथों को वगैरह अपने मुंह में डाल देते हैं। तो ऐसी स्थिति में भी संक्रमण हो जाता है और संक्रमण होने की वजह से भी बच्चे को अतिसार या दस्त लगने की संभावना हो सकती है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो जैसे बच्चे को अतिसार के कारण में कई बार बच्चे को जो बॉटल से दूध पिलाया जाता है, बॉटल की साफ़ सफाई ना रखी जाए तो उसकी वजह से भी बच्चे को अतिसार होने की संभावना हो सकती है। और बच्चे को जो दूध पिलाया जा रहा है उसके संगठन का ध्यान न रखा जाए, अधिक गाढ़ा हो, अधिक मात्रा में दिया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में भी बच्चे में वो संक्रमण उत्पन्न करने की स्थिति हो सकती है। ऐसी स्थिति में जीवाणु या जो विषाणु है वो शिशु की जो आंत है उन पर आक्रमण कर देते हैं और उनको संक्रमित कर देते हैं, जिसकी वजह से शिशु को अतिसार होने की संभावना हो जाती है। शिशु को कई बार अधिक ठंड लग गई, लू लग जाती है, तो ऐसी स्थिति में भी एक बच्चा जो है वो बार बार दस्त करता है या अतिसार उसको होते हैं। उसके अलावा कई बार बच्चे को माँ का पोषण के दूध द्वारा दिया जाता है, तो जो पोषण बच्चे को दिया जा रहा है माँ के दूध के अलावा जब ऊपरी दूध चालू किया जाता है तो ऐसी स्थिति में भी कई बार बच्चे को डाइजेस्ट नहीं हो पाता है या होने में समस्या होती हैं, तो उसकी वजह से भी एक बच्चे में दस्त लगने की संभावना हो सकती है। संदूषित दूध पिलाने पर भी बच्चे को दस्त हो सकते हैं। संदूषित दूध का मतलब होता है कि बच्चे को जो दूध दिया जा रहा है वो छान के ना पिलाया जाए, ठंडा दूध पिलाया जाए या गर्म करके ना पिलाया जाए। तो ऐसी स्थिति में जो दूध में बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो शिशु के आंतों में प्रवेश कर जाते हैं और वहाँ पर संक्रमण उत्पन्न कर देते हैं। तो इन संक्रमण को रोकने के लिए ज़रूरी है कि बच्चे के दूध को गर्म किया जाए, उसको ठंडा करके फिर छान के बॉटल में डाल के बच्चे को पिलाया जा सकता है।
स्तनपान कराते समय स्तनों की स्वच्छता का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर महिला स्वयं अपने शरीर की साफ सफाई ना रखेगी तो पसीने वगैरह के माध्यम से भी कुछ बैक्टीरिया जो है बच्चे की मुख के माध्यम से प्रवेश कर जाते हैं और बच्चे को अधिक प्रभावित कर सकते हैं। उसके अलावा आता है निर्धारित समय पर ही बच्चे को दूध पिलाना चाहिए, यानी कि 1-2 घंटे के अंतराल पर बच्चे को दूध पिलाना चाहिए, या 2 से 3 घंटे का जो नियमित अंतराल है उसको बनाए रखते हुए बच्चे को दूध पिलाया जा सकता है। अगर बार बार बच्चे को दूध पिलाया जाएगा, यानी कि आधे घंटे में पिलाया फिर आधे घंटे बाद वापस पिलाया या ज़बरदस्ती दूध पिलाया जाए, तो ऐसी स्थिति में बच्चे को पचाने में सहायता होती है और उसकी वजह से भी बच्चे को अतिसार होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर बच्चे को अतिसार हो रहे हैं तो ऐसी स्थिति में दस्त बंद करने के लिए बच्चे को गाय या भैंस के दूध को पीने को नहीं देना चाहिए, कम कर देना चाहिए या बंद कर देना चाहिए। शिशु की बॉटल की साफ़ सफाई को पूरा रखना चाहिए, उसको गर्म पानी से वगैरह धोना चाहिए। बच्चे को दूध पिलाते समय डकार अवश्य दिलानी चाहिए। उसके अलावा बच्चे को खिलौनों वगैरह की साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए। बच्चे के वस्त्र साफ़ सुथरे रखे जा सकते हैं, या फिर महिला को स्वयं अपने शरीर की साफ़ सफाई रखनी चाहिए, जिसकी वजह से वो साफ़ स्तनों के माध्यम से बच्चे को दूध पिला सकती हैं। अगर शिशु को बहुत अधिक अतिसार हो रहे हैं, कमजोरी हो रही है, निर्जलीकरण हो जाए, तो ऐसी स्थिति में एक बच्चे को उसको सोडियम युक्त तरल पदार्थ जो होता है शिराओं के माध्यम से दिया जा सकता है। ORS का घोल पिलाया जा सकता है बच्चों को। बच्चे को कई बार जैसे कि बार बार दस्त लग रही है तो चावल का पानी, सूप वगैरह है या जूस है या फिर हरे पत्तेदार सब्जियों वगैरह का सूप वगैरह पिलाया बच्चे को जा सकता है। या फिर बच्चे को जायफल जो है वो घिसकर बच्चे को दिया जा सकता है, जिसकी वजह से बच्चे में दस्त होने की संभावना को कम किया जाए। तो आज हमने पढ़ा कि नवजात शिशु की कैसे देखभाल करनी चाहिए, बोतल से कैसे दूध पिलाना चाहिए। उसके अलावा हमने पढ़ा कि नवजात में होने वाली बीमारी, सबसे पहले हमने पढ़ा अतिसार के बारे में। अभी तक आपको इस टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।